ये इंसानियत के सबसे बड़े हीरोज और उनके डिमोनिक दुश्मन द लिक्विडेटर के बीच की आखिरी लड़ाई है। लेकिन इस बार हम किसी ओवर पावर्ड हीरो के पीछे नहीं है। हमारा हीरो एक सिंपल फुट सोल्जर है, अपना काम दिल से करने वाला। एक छोटा सा बंदा है जिस पर एक स्ट्रे लेजर ब्लास्ट आकर लगा, उसके सीने के आर पार चला गया। इतना पावरफुल कि उसने रेजिस्ट भी नहीं किया, बस लेट गो कर दिया और बस उसकी कहानी खत्म। अपने आखिरी पलों में वो अपने साथी सोल्जर्स को देखता है, सब मरे पड़े हैं बैटल फील्ड पर बिखरे हुए, और वो सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट हीरोज, वो तो ह्यूमैनिटी के आर्च नेमेसिस द लिक्विडेटर के साथ इंटेंस फाइट में लगे हैं। हीरोज में 4 ब्रेव वॉरियर्स हैं, हर एक के पास यूनिक पावर्स और फ्लैशी स्टाइल है। और फिर है जैसे हमारा बंदा फुट सोल्जर्स, जो बस सैक्रिफिशियल पॉन्स की तरह यूज होते हैं। ये लोग बिल्कुल एनपीसी जैसे हैं, कोने में खड़े, नो डायलॉग, बस मरना है इनका काम। इनका पर्पस क्या है? सिर्फ मरना। वो खुद को बेचारा फील करता है, सोचता है कि इस वॉर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, काश उसके पास भी कोई टैलेंट होता। लेकिन हीरोज चाहे कितने भी पावरफुल हों, उनका भी कोई चांस नहीं। लिक्विडेटर उनको क्यूकम्बर की तरह काट देता है, लिटरली एक ही ब्लो में सब खत्म। ये मॉन्स्टर तो बस अपने प्रे के साथ खेल रहा था, ह्यूमैनिटी का फेट सील हो चुका था, या एटलीस्ट ग्रे ने तो यही सोचा। तभी उसे याद आता है कि उसका हार्ट तो ऑलरेडी टुकड़े टुकड़े हो चुका है, फिर भी वो जिंदा है। अगले ही मोमेंट वो खुद को रूइंस के बीच खड़ा पाता है। सामने एक ओमनीपोटेंट बीइंग है जो जीरो कॉन्टेक्स्ट देता है। ये मिस्ट्री डूड बोलता है कि ग्रे का बॉडी ऑलरेडी हील हो चुका है, और ये भी कि उसने खुद को हील किया अपनी अंदर छिपी पावर से। एंटिटी आगे बोलता है कि ग्रे असल में लिक्विडेटर से भी ज्यादा पावरफुल है, वही बंदा जिसने हीरोज को भेड़ों की तरह काट दिया। लेकिन एंटिटी को डाउट है कि ग्रे इतनी पावर संभाल भी पाएगा कि नहीं। तो अभी के लिए एंटिटी ग्रे को अपनी थोड़ी सी पावर देता है, बस उतनी ही जितनी लिक्विडेटर को हरा सके। रियल वर्ल्ड में वापस आते ही ग्रे की स्वॉर्ड के अराउंड एक मिस्टीरियस एनर्जी आ जाती है, जो इस ऑल पावरफुल बीइंग का गिफ्ट है। टाइम वेस्ट ना करते हुए ग्रे इस पावर को टेस्ट करता है, देखता है कि ये रियल है या बस हवा, और ये पावर सच में जबरदस्त है, इतना कि लिक्विडेटर खुद ग्रे की तारीफ करता है। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं। जब ग्रे दूसरा स्ट्राइक मारता है, बैम, वो बाकियों की तरह स्लाइस्ड इन हाफ हो गया। उसकी बाइसेक्टेड बॉडी से ब्लड गश कर रहा था, और लिक्विडेटर, अजीब बात है, फिर से उसकी तारीफ कर रहा था। ये पहला इंसान था जिसने लिक्विडेटर को इतना पुश किया था कि उसे ऑल आउट जाना पड़ा। लेकिन लिक्विडेटर को एक और सरप्राइज मिलने वाला था। ग्रे अभी खत्म नहीं हुआ था, वो ब्लैकिश एनर्जी उसे फ्यूल कर रही थी। उसकी बॉडी का निचला हिस्सा, जो एक सेकंड पहले गायब था, अब रिफॉर्म्ड हो चुका था, पूरी तरह से डार्क एनर्जी से बना हुआ। अपना मैसिव स्वॉर्ड लिए ब्रो फुल ब्लैक क्लोवर मोड में जा रहा था। ये देखने लायक नजारा था। ये सोचना कि कोई सच में लिक्विडेटर को वेवर कर सकता है। दुश्मन के पास अपने सॉरी सेल्फ को बचाने के लिए हनीकॉम्ब शील्ड उठाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ग्रे अब इंसान जैसा दिख भी नहीं रहा था। वो अपनी कोलोसल ब्लेड के साथ नीचे गिरा, और इम्पैक्ट से हवा में लिटरल शॉकवेव्स फैल गईं, शील्ड शैटरिंग इनटू ग्लिटरिंग पीसेस, और मिस्टर कॉकी फुल ब्रंट के साथ हिट खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वो बास्टर्ड सीरियसली वंडर कर रहा था कि जिससे वो लड़ रहा है वो इंसान भी है या नहीं। हेल, उसे यकीन नहीं था कि ग्रे जिंदा भी है या नहीं। इस बीच हमारा बॉय खुद से भी यही सवाल पूछ रहा था। लेकिन अभी ऑल दैट मैटर्स इज द फाइट। और हाँ, ये फ्रीक टफ एज नेल्स है, लेकिन हमारा बॉय भी डिटरमिन्ड है कि इस बास्टर्ड को ब्रेक डाउन करेगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये मेनेस इरेज नहीं हो जाती। वो एक और वाइल्ड स्लैश करता है, और ये क्रीपी फग क्रीपी गोल्डन ब्लड से ब्लीड करने लगता है। जवाब में वो फ्रीक नेक्स्ट लेवल जुट्सू बस्ट आउट करता है और सेलेस्टियल विंग्स स्प्राउट करता है। लगता है वो टाइम इटसेल्फ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दिन रात में बदल जाता है, और चांद गॉड्स के स्पॉटलाइट की तरह चमकने लगता है। ये काफी इंप्रेसिव है, और ग्रे भी मानता है, लेकिन इतना इंप्रेसिव नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। वो फुल थ्रॉटल जाता है, सीधे लिक्विडेटर की नेक पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली स्वॉर्ड पियर्स नहीं करती। उसके चारों ओर फिर से कोई वियर्ड शील्ड है। फिर वो कुछ ऐसा नॉनसेंस याप करने लगता है जो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। अपेरेंटली इस प्लेन ऑफ ट्रू डस्ट के अंदर उसे कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता, या एटलीस्ट इस बास्टर्ड का यही दावा है। वो ग्रे से कहता है कि आसमान में देखी कि वो सच में कितने डीप इन शिट है। वेल, हमारा बॉय क्यूरियोसिटी से ऊपर देखता है, और एक ब्लाइंडिंग स्टार जैसी चीज इनसेन इंटेंसिटी से चमकती हुई देखता है। फिर बूम, वो चीज एक डैम मीटियोर की तरह नीचे गिरती है और ग्रे को एग्जिस्टेंस से ऑब्लिटरेट कर देती है। लिक्विडेटर विक्टोरिया स्टैंड करता है, पीछे छूटे क्रेटर को घूरते हुए। लेकिन शुक्र है वो मिस्टीरियस एंटिटी पहले वाला फिर से ठीक समय पर आता है, और सब कुछ रिवाइंड करके हमारे बॉय को पास्ट में वापस भेज देता है, सिर्फ एक मिशन के साथ, जो है वर्ल्ड को सेव करना। वैसे उस मिस्ट्री मैन का नाम है क्रोनोस। अपेरेंटली उसकी और लिक्विडेटर के बीच में कोई हिस्ट्री है, लेकिन कोई हमें ये नहीं बता रहा कि किस तरह की। तो एनीवे, वापस आते हैं हमारे बॉय पर, जो अपने रिग्रेशन के ठीक बाद एक पीसफुल ग्रीन नेबरहुड में अपनी आंखें खोलता है। ये क्वाइट, काम और सच कहें तो काफी फोटोजेनिक है। बैक टू द पास्ट एंड बुलीज। पता चलता है कि वो अपने होम टाउन रेनाटो विलेज में है। सिर्फ उसका होम टाउन ही नहीं, बल्कि उसका पास्ट वर्जन। वो लगभग 15 इयर्स इन द पास्ट है। लगता है क्रोनोस ने अपना वादा पूरा किया। ग्रे को वर्ल्ड को सेव करने के लिए एक फाइनल शॉट के लिए टाइम में वापस भेजा गया है। अचानक उसके हाथ में एक स्टिंगिंग पेन क्रॉल करती है। जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसे वुंड्स और उसकी रिस्ट पर बंधी बैंडेजेस दिखती हैं। अब जब वो सोचता है तो ये उसकी जिंदगी का वो टाइम था जब वो बेल्डर और उसके गैंग के लिए बेसिकली एक पंचिंग बैग था। लेकिन लाइफ के इस न्यू शॉट के साथ ये काफी पैथेटिक होगा अगर वो अभी भी बुलीड होता रहे।
फिर भी उन लड़कों से वो हेड ऑन लड़ नहीं सकता था। ब्रो उनकी लीग से ही बाहर है। अब सोचे तो लिक्विडेटर को हराना भी एक ड्रीम जैसा लगता है। वैसे उसे इन बुलीज से डील करना ही होगा, वरना वो उसी सफरिंग को रिलीव करने के लिए डूम्ड हो जाएगा। लगता है ब्रो कांट कैच अ ब्रेक, या क्या वो कर सकता है? वो बस उन्हीं सेम एसोल से टकरा जाता है जिनसे वो सबसे ज्यादा ड्रेड कर रहा था। 15 साल बाद भी बेल्डर और उसके गुंडे अभी भी बुलिंग को अपना नया धन मान रहे थे। उन्होंने ग्रे के पैरों के पास एक पुरानी तलवार फेंकी और उसे उठाने का ऑर्डर दिया। ग्रे ने तलवार को घुरा, क्लूलेस सा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये गुंडे क्या चाहते हैं। दरअसल 15 साल हो गए थे तो यादें थोड़ी धुंधली हो गई थी। बिल्डर इस बीच मान लेता है कि ग्रे जानबूझकर अनजान होने का नाटक कर रहा है, तो वो उसे अपने पुराने मॉक बैटल्स की याद दिलाता है। ये सुनकर ग्रे ने अपने चोटिल हाथ की ओर इशारा करते हुए इन पेस्ट्स को टालने की कोशिश की। वो इनवाइट के लिए आभारी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसमें शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। लेकिन लगता है कि ब्रो इन हॉबलों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक वो तलवार उठाकर लड़ता नहीं। उन्होंने उसे ये भी अश्योर किया कि तलवारें पूरी तरह से ब्लंट थीं, इसलिए चोट लगने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। हालांकि ग्रे को अभी भी लगता था कि चोट लग सकती है, चाहे ब्लेड कितना भी ब्लंट क्यों ना हो। ये अभी भी लोहे का एक ढेर है। एक गलत बार गलत जगह पर आपको सीधे स्वर्ग का टिकट दिला सकता है। खैर, उसकी बात में दम था। एक हल्की सी चोट भी आपको असहनीय दर्द से कराहने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन इन लोगों को ग्रे की बातों का लॉजिक समझ नहीं आता। बिल्डर ने अपनी स्टांस ली और वार करने को रेडी था। उसे ग्रे से ना सुनना पसंद नहीं था, इसलिए वो एक रेजिंग बुल की तरह उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा। ग्रे को तलवार उठाने का टाइम दिया गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और बिल्डर उस पर चार्ज कर रहा था। हमारे लड़के को ये रिडिकुलस लगता था कि ये आदमी इसे मॉक बैटल कहता है, जबकि वो अपनी मां से नाराज होकर चार्ज कर रहा था। तभी ग्रे को एक पूर्व सैन्य डॉक्टर की बात याद आई। उसकी तलवारबाजी कभी क्यों नहीं सुधरी, इसका रीजन बचपन में लगी एक चोट थी। अब जब वो इसके बारे में सोचता है तो शायद यही वो चोट थी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक रंट की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। बिल्डर ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन ग्रे ब्लर होकर वार से बच निकला। सीरियसली, ग्रे खुद भी हैरान था कि वो इसे डॉज करने में कामयाब रहा। बिल्डर का चेहरा इस बीच इतनी इंप्रेसिव एजिलिटी देखकर चिढ़ से कस गया। उसने एक और वार किया, जिसे मेरा लड़का फिर से डॉज कर लिया। फिर उसके पैरों पर किया गया एक तेज वार भी आसानी से टाल दिया गया। वो बदमाश हमारे लड़के को टैग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो एक ब्लड थर्स्टी मैन की तरह मिशन पर था, अपने ओपोनेंट को हराने के लिए दृढ़। लेकिन ग्रे एक निंजा ऑन कोकेन की तरह फिसल जाता है। पहले तो ग्रे को लगा कि बिल्डर धीमा हो गया है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि बिल्डर धीमा नहीं हुआ है, वो खुद तेज हो गया है। ब्रो सचमुच हर वार को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे उसे किराया चुकाना हो। यहाँ तक कि बिल्डर के गुंडे भी जो देख रहे हैं उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था कि ग्रे पूरी तरह से एक अलग पर्सन है। उसके पास शायद वो बॉडी नहीं थी जो उसके पास कभी थी, लेकिन उसे अपनी लड़ी गई हर लड़ाई की यादें अभी भी थी। अपने दिमाग में मैप्ड उन सभी एक्सपीरियंसेस के साथ उसका शरीर मूल रूप से ऑटो पायलट पर है। उसे उन वारों से बचने के लिए मुश्किल से ही कोशिश करनी पड़ती थी। फिर ग्रे इस तथाकथित मॉक बैटल को जारी रखने के लिए तलवार उठाता है, जो अब इतनी मॉक नहीं लग रही थी। बिल्डर अपने ही ईगो में डूब रहा था। ग्रे को अपनी ब्लंट ब्लेड के नीचे कुचलने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे लड़के का बस हो गया था। उसने पहली बार अपनी तलवार चलाई। उसके पावरफुल स्विंग से बिल्डर के हाथ में दर्द होता है। ये बस दिखाता है कि बिल्डर कितना पैथेटिक है। अगर ग्रे ऑनेस्टली कह रहा है तो उसे वास्तव में यहाँ लूजर जैसा फील हो रहा था, ऐसे कमजोर के साथ लड़ाई करते हुए। लेकिन वो ये भी मानता था कि बिल्डर एक आउंस भी दया का हकदार नहीं था। वो वही पीस ऑफ शिट है जिसने ग्रे को बुली किया, उसका फ्यूचर छीन दिया और वो सब दुख दिया। तो सभी सम्मान के साथ ग्रे बिल्डर को उसकी अपनी मेडिसिन चखाएगा। अगले स्टेप पर ग्रे ने बिल्डर के हाथ से तलवार आसानी से गिरा दी, उसे तुरंत अनआर्म्ड कर दिया। बेलर को सिर्फ ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी, जबकि ग्रे को रियलाइज हुआ कि ये आदमी उसकी सोच से भी बुरा है। उसने मौके का एडवांटेज उठाया और बिल्डर की तलवारबाजी की इनकॉम्पिटेंस का मजाक उड़ाते हुए एक जैब मारा। एक ही बार ने बिल्डर की तलवार को हवा में उछाल दिया। वैसे अनार्म्ड होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार बिल्डर ही तो था जिसने इंसिस्ट किया था कि ये ब्लंट ब्लेड्स लड़ाई में पूरी तरह सेफ हैं। ग्रे पूरी तरह से नट्स हो गया था। उसने ब्लेड को इतनी तेजी से घुमाया कि इसने सचमुच बिल्डर की स्किन को काट दिया, जिससे खून बहने लगा। जैसे ही सिचुएशन की ग्रेविटी बिल्डर को समझ में आई, उसके घुटनों में जान नहीं रही और वो लड़खड़ा गया। एक मिनट रुकिए, ग्रे ने सोचा था कि वो एक ब्लंट ब्लेड का यूज कर रहा है, तो इस कमीने को खून कैसे आने लगा? जब उसने कंफर्म करने के लिए अपनी ब्लेड देखी तो उसे पता चला कि वो एक ब्लंट ही थी। हालांकि अगर ये एक शार्प सोर्ड होती तो यह आदमी शायद मर ही जाता। नाउ लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट सिचुएशन। ग्रे ने ब्लेड को एक्यूरेसी से घुमाया, जिससे बिल्डर के कई दांत टूट गए और उसकी नाक से वाइल्डली खून बहने लगा। मेरा लड़का इस कमीने के ऊपर खड़ा था, उसे लाइफ लॉन्ग चिल्स दे रहा था। एरोगेंट लोगों को सॉबिंग करते हुए देखना हमेशा काफी एंटरटेनिंग होता है। ऐसा लगता है कि इतना ही बिल्डर को उसके रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए हम्बल करने के लिए काफी है। ओह वेल, लगता है मैंने बहुत जल्दी बोल दिया।
इस कमीने ने अभी तक लेसन नहीं सीखा था। उसने अपने गुंडों को हमारे लड़के को पकड़ने का ऑर्डर दिया और उसे तब तक पीटने का जब तक वो पूरी तरह से ढेर ना हो जाए। ऑब्वियस रीजन से गुंडे आगे बढ़ने में हेजिटेट कर रहे थे। उन्होंने सचमुच अभी अभी अपने बॉस को एक पैथेटिक डॉग की तरह पिटते हुए देखा था, तो उसी फेट का शिकार होना कोई मायने नहीं, चाहे उनके पास इससे बचने की पावर भी हो। उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि वो ग्रे को डिफीट करने के लिए एक साथ अटैक करें। तीनों ने तुरंत एक्शन लिया और हमारे लड़के को हर डायरेक्शन से घेर लिया। हालांकि ग्रे हमेशा की तरह नॉनशलांट था। अगर ये लोग अपनी डेथ विश को पूरा करने के लिए बेताब थे, तो मेरा लड़का पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। हर कोई उसे वहीं खत्म करने के इंटेंशन से उस पर कूद पड़ा। पहले तो ग्रे को इन हॉबोज के लिए थोड़ी सिंपैथी थी और उसने उन्हें स्पेयर करने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन लगता है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो अपना लेसन नहीं सीख लेते। तो उसने इन गटर गॉब्लिन्स को वो दिया जिसके वो सचमुच हकदार थे। कुछ ही देर बाद उनके चेहरे बैबुल्स बैक साइड की तरह सूज गए, जैसे अनफॉरगिविंग फेस मसाज के बाद। एक बार फिर ग्रे को ये रिडिकुलस लगता था कि ह्यूमन फॉर्म में ये क्राइंग इमोजीज कभी उसका सबसे बड़ा सपना हुआ करते थे। उसे याद आया कि ये ग्रुप करंटली सारा के तलवारबाजी डोजो के स्टूडेंट्स हैं। बिल्डर ने एडमिट किया कि वो उस डोजो के स्टूडेंट्स हैं। हालांकि वो हाल ही में नहीं जा रहे थे, क्योंकि इन सॉगी बिस्किट्स को लगता था कि वो पहले से ही काफी पावरफुल है। वेल, ऐसे पर्सन के लिए काफी लो स्टैंडर्ड्स थे जिसे इनफ स्ट्रांग माना गया था। ऐसा नहीं था कि ग्रे खुद ही डोजो से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता था। उसने डोजो में ज्वाइन होने में इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए वो चाहता था कि ये गुंडे उसके रेफरल की तरह काम करें। बिल्डर ने रिक्वेस्ट को पूरा करने से रिफ्यूज कर दिया। आखिरकार वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जब उसके मास्टर को पता चलेगा कि उसे पैथेटिकली पीटा गया था। ग्रे जानता था कि इन लोगों से कैसे डील करना है। उसने केवल अपनी तलवार घुमाई ताकि इन सकर्स को डरा सके, ये इंडिकेट करते हुए कि अगर वो नहीं सुनते हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। मजे की बात, ये छोटी सी थ्रेट कमाल का काम कर गई। बिल्डर न सिर्फ हम्बल हो गया, बल्कि उस पिटाई ने उसे एक चीता की स्पीड दे दी। वो लिटरली जितनी जल्दी हो सके डोजो तक पहुंचने के लिए रोड पर तेजी से दौड़ता, अपने दोस्तों को भी पीछे छोड़ देता। थोड़ी देर बाद वो सिटी में एंटर करते हैं। जैसे ही वो चलते हैं, बिल्डर अपनी क्यूरियोसिटी व्यक्त करता है कि ग्रे को डोजो में ज्वाइन होने में इंटरेस्ट क्यों है। पता चला कि इस डोजो में अकेडमी के लिए एक रिकमेंडेशन स्लॉट है। हमारे लड़के को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो श्योर था कि बिल्डर इतना मैच्योर है कि ये समझ सके कि उसका मेन गोल क्या है। उनमें से एक लड़के ने सोचा कि ग्रे को अकेडमी में ज्वाइन होने की नीड क्यों फील होती है, जबकि वो पहले से ही काफी पावरफुल है। इन बिचेस को क्या पता मेरा लड़का इतना लो बार नहीं रखता। उसकी अपनी इनफ की डेफिनेशन थी। वो उस दिन को स्पष्ट रूप से याद करता है जब मानवता के सभी नायकों को पलक झपकते ही सूअरों की तरह मार दिया गया था, और वो दुनिया की सबसे मजबूत लाइनअप मानी जाती थी। नायकों को भूल जाओ, यहाँ तक कि वो भी अपनी रहस्यमय शक्ति से उस कमीने को खरोच तक नहीं मार सका। केवल भगवान ही जानते हैं कि उस कमीने को हराने के लिए कितनी शक्ति काफी होगी। हालांकि उस समय वो पूरी तरह से हताश नहीं था। जिस पल उसे वो बैडएस डार्क पावर्स मिली, उसे लगा कि वो एक सर्वशक्तिमान प्राणी है जो कुछ भी नष्ट कर सकता है। जिस चीज ने उसे रोक रखा था वो तलवारबाजी कौशल की कमी थी। वो तलवार संत से चीखी हुई कुछ तरकीबों पर निर्भर था। काश उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने में अधिक समय बिताया होता, ठीक वैसे ही जैसे तलवार संत ने किया था। उसे पूरा यकीन है कि वो अकेले ही युद्ध कर रुख मोड़ सकता था। यही वजह है कि क्रोनोस ने उसे यहाँ भेजा है, ताकि वो तब तक अपनी मेहनत करे जब तक वो उस रहस्यमय अंधकारमय शक्ति को फिर से धारण करने के योग्य न हो जाए। कुछ देर बाद हम उस गुरु से मिलते हैं जिनके बारे में वे गुंडे बात कर रहे थे। समूह को एक आम नागरिक से झगड़ा करने के लिए खूब डांट पड़ रही थी, और इससे भी बुरा ये था कि उस नागरिक को चुनौती देने के बाद उन्हें जो मिला वो एक अपमानजनक हार थी। ये डरावनी महिला तलवारबाजी डोजो इंस्ट्रक्टर सारिया है। बेल्डर ये स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि वे वास्तव में किसी को धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ एक मामूली मॉक बैटल थी। बेचारे कमीने को अपने झूठ के लिए एक विनाशकारी वार मिलता है, एक ऐसी मार जो इतनी तेज थी कि वो इस वन वे टिकट से चंद्रमा पर पहुंच जाता। उसके गुंडे डर के मारे कांप रहे थे। काश वे इस दिन से बच पाते। डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, उसने जो करतब दिखाया था वो एक छोटा सा सबक था जो वो इन मूर्खों को सिखाना चाहती थी। अगर वे निहत्थे व्यक्ति को पीटने को मॉक बैटल कहते हैं, तो उसने जो किया वो भी मॉक बैटल ही कहलाएगा। उसने अपनी तलवार सीधे बेल्डर के बदसूरत चेहरे पर टिकाई और उसे तुरंत डोजो से निकाल दिया। न केवल उसे, बल्कि उसके गुंडे भी उसके साथ जा रहे थे। इसके साथ ही वे दयनीय गुंडे अपने दयनीय हारे हुए नेता को लेकर दयनीय रूप से बाहर चले जाते हैं। वो तुरंत घूमती है, अपने पैरों पर बैठ जाती है और अपने नए रंगरूट से अपने पूर्व छात्रों की ओर से माफी मांगती है जिन्होंने उसे बहुत परेशानी दी थी। मेरा लड़का माफी को नजरअंदाज कर देता है। काम पर वापस आते हैं। उसने सुना है कि उसे एकेडमी के लिए एक रिकमेंडेशन चाहिए, जिसके लिए मेरा लड़का पुष्टि करता है। चूंकि बेल्डर और उसकी सेकंड रेट टीम ने उसे बहुत परेशानी दी, इसलिए वो उसके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने को तैयार है। हालांकि ऐसा करने से पहले वो चाहती है कि वो अपनी योग्यता साबित करे। दोनों प्रतियोगी लकड़ी की तलवारें हाथ में लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ होने के नाते वो उदारतापूर्वक उसे पहले वार करने का अवसर देती है, और इस तरह वारों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। वे इतनी तेजी से चलते हैं कि वे अपने भयंकर वारों से केवल सिलुएट्स के निशान छोड़ जाते हैं। इस दौरान सारिया अपना काम करती है, जो हमारे लड़के की क्षमताओं का आकलन करना है। वो बता सकती है कि उसकी तलवारबाजी उसकी उम्र के लिए काफी व्यवहारिक है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले अनगिनत लड़ाइयों से गुजर चुका है। अब समझ में आता है कि उन बेवकूफों को एक ही व्यक्ति ने कैसे हराया। उसकी शैली ज्यादातर सेल्फ टॉट है,
लेकिन कभी कभी उसकी तलवारबाजी एकेडमी में सिखाई जाने वाली चीजों के समान दिखती है। इसका शायद मतलब ये है कि किसी ने उसे सिखाया होगा, हालांकि उसकी तकनीक अभी भी रफ है। एक बात तो पक्की है, उसमें बहुत सारी रॉ टैलेंट है जिसे टैप और पूरी तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत है। उसने मूल रूप से एक डायमंड इन द रफ पाया है। अब जब उसने उसका आकलन कर लिया है तो वो अपने अंतिम वार से द्वंद को समाप्त करने का फैसला करती है जिसे वो देने वाली है। मेरा लड़का खुद को तैयार करता है और आसानी से उसके हमले को पैरी करता है। ये मकाबर डांस एक बार फिर से शुरू हो जाती है। ब्रो सचमुच उसके हर हमले को ऐसे पैरी कर रहा है जैसे उसे नुकसान से एलर्जी हो। इससे महिला चिंतित हो जाती है। उसकी ओर से झिझक की कमी उसे परेशान कर रही है। ऐसा लगता है कि कोई भी हमला जो वो करती है उसकी स्थिति को नहीं डगमगा सकता। हे भगवान, वो खुद पर भी चिढ़ने लगती है, ये सोचने के लिए कि उसे एक मॉक बैटल में अपना सब कुछ देना होगा जो केवल इस युवा गण की क्षमताओं का आकलन करने के लिए था। वो इतनी अभिभूत हो जाती है कि उसे डर लगने लगता है। एक पल के लिए वो कोई डेमोनिक एंटिटी जैसे दिखती है जो कुछ बड़ा करने वाली है। हमारे लड़के के आखिरी वार से आसानी से बचने के बाद उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक जंगली वार था। उस पागल वार के बाद ग्रे थका हुआ महसूस करने लगता है और उसकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। महिला उसे सल्किंग देखती है और इसे उसकी डिफेंस में कमजोरी समझ लेती है, तो वो एक फाइस्टी कैट की तरह झपटती है, लेकिन खुद को वहीं चेकमेटेड पाती है। वर्जिल की बेटी फ्रॉम अनदर यूनिवर्स हक्की बक्की रह जाती है। जैसे ही उसे लगा कि उसे जीतने वाला मूव मिल गया है और वो हमारे लड़के को गिराने के लिए तैयार है, पासा पलट जाता है। टूटी हुई लकड़ी की तलवार जमीन पर गिर जाती है जबकि ग्रे खुद को स्टम्प्ड पाता है। एक सेकंड के लिए उसे लिक्विडेटर के खिलाफ अपनी लड़ाई में मिली वो डार्क पावर वापस मिल गई थी। तथ्य यह है कि उसने उस शक्ति का एक संकेत अभी इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि पास्ट में वापस जाने के बाद भी उसे अपनी एबिलिटीज तक एक्सेस है। लेकिन फिर यह होता है, एक दर्दनाक ड्रॉबैक उसके शरीर को इतने दर्द से घेर लेता है कि वो घुटनों पर गिर जाता है। वो खुद को खड़ा भी नहीं कर पाता जबकि सारिया उसकी हालत से अलार्म्ड है और मदद करना चाहती है। अपनी शक्ति का एक अंश भी इस्तेमाल करने के बाद ग्रे को यह एहसास होता है कि उसका वर्तमान शरीर उसकी एबिलिटीज को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। फिर भी वो अपनी शरीर के कांपने के बावजूद फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का दृढ़ संकल्प करता है। उसे ये बताने के बाद कि वो ठीक है, ग्रे खुद को अपने विचारों में खोया हुआ पाता है, ये महसूस करते हुए कि वो मुश्किल से खड़ा हो सकता है, जो इस बात पर जोर देता है कि उसे अपनी एबिलिटीज के साथ कितना कुशल होना पड़ेगा। वो यहाँ तक कि अपने सामने अनुभवी सोर्ड मास्टर को अपनी पावर के बारे में जानकारी प्रकट करने के बारे में भी सोच रहा है। सारिया बस उसे पूरी तरह से खोया हुआ और भ्रमित देखती है। इस बीच हमारा लड़का स्थिति का साफ दिमाग से आकलन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसे किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए कि क्या हुआ था। आखिर उसकी इस हास्यास्पद कहानी पर कौन विश्वास करेगा? और ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी डार्क पावर्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है ताकि वो दिखा सके कि उसका क्या मतलब है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो एक मासूम बहाना कटाता है कि उसने बस अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लिया था। लेकिन सोर्ड मास्टर को उस पर एक पल के लिए भी यकीन नहीं करती है। सोचती है कि वो बहाने के साथ कितना हास्यास्पद लग रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसने अपनी लकड़ी की तलवार को काट दिया हो जबकि वह पहले ही हस्तमतों से लड़ रहे थे। वो इतनी चतुर दिखाई जाती है कि वो समझ जाती है कि ग्रे उससे कुछ छुपा रहा है। वर्जिल की बेटी अपनी तलवार का बचा हुआ हिस्सा हमारे लड़के की ओर इशारा करती है, जिससे ग्रे पूछता है कि क्या कोई समस्या है। स्पष्ट है, जिस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया को संभाल रही है, वो समझ जाती है कि वो अभी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता है। उसे चुनौती देने के बजाय वो उसके फैसले का सम्मान करती है और एकेडमी में रिकमेंडेशन प्राप्त करने की उसकी प्रारंभिक रुचि के बारे में पूछती है। हमारा लड़का इसकी पुष्टि करता है, ये शेयर करते हुए कि उसने सुना है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। सारी ऐसे डिनाई भी नहीं करती। वो जोर देती है कि सिर्फ अपने अधिकार से वो उसे रॉयल एकेडमी ऑफ सोर्ड्समैनशिप के लिए एक रिकमेंडेशन प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो उनके साम्राज्य का सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान है। इसी समय आश्चर्यजनक रूप से वो उसे उस संस्थान में भाग लेने की सिफारिश करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती, ये कहते हुए कि ग्रे एकेडमी के लिए एक अनुपयुक्त व्यक्ति है। उसके ठंडे शब्दों ने उसे किसी भी ब्लेड से तेज चुभाया। ग्रे अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगता है, अपनी एबिलिटीज पर संदेह करता है और स्वीकार करता है कि वो बहुत कमजोर है। उसका अंतिम बार ही एक उल्लेखनीय चीज थी जो उसने उस लड़ाई में की थी। लेकिन रुको, सारिया ने बहुत खत्म नहीं की थी। वो अपने विचारों को जारी रखती है, ये तर्क देते हुए कि रॉयल एकेडमी जाने के बजाय बच्चों को वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जाना चाहिए। क्या प्लॉट ट्विस्ट है! ये रहस्य उद्घाटन ट्रक्कुन के अपने एसिकाई विक्टिम्स को मारने से भी तेज लगता है। हालांकि रॉयल एकेडमी उनके साम्राज्य का सबसे अच्छा है, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। इस संस्थान को तलवारबाजी का पिनेकल माना जाता है। ग्रे हक्का बक्का रह जाता है। यही मैजिक एकेडमी सबसे मजबूत बैटल स्क्वाड तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें तलवार संत एमी जैसे लोग भी शामिल हैं। वो तुरंत सारिया का सामना करती है, ये सवाल करते हुए कि क्या वो उस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भाग लेने के लिए भी योग्य है। मजे की बात, लड़की उसके एक्सपेक्टेशंस को ध्वस्त कर देती है, ये बताते हुए कि जैसा वो अभी है उसके दरवाजे से अंदर जाने का नो शॉट इन हेल है। सोर्ड मास्टर जानती है कि ग्रे भी अपनी कमियों के प्रति वैरी है, खासकर उसके पैथेटिक स्टेट ऑफ ए बॉडी के बारे में। रॉयल एकेडमी की बात आती है तो बच्चा अपने तलवार कौशल के दम पर एक मेरिकल कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के लिए ऐसा नहीं है। तो या अगर वो जमकर ट्रेन नहीं करता है तो वो फक्ड है। यहाँ तक कि सूर्य भी चकित है। बच्चे में उसकी तलवारबाजी में चमत्कारी टैलेंट है और फिर भी उसके पास एक स्टिकमैन ऑफ अ बॉडी है। संदेह मन में घर करने लगा है, जिससे ग्रे को वास्तव में उन मॉन्स्टर्स ओपोनेंट्स के बारे में चिंता होने लगी है जो वो वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में फेस करेगा। ये बिल्कुल भी वॉक इन द पार्क नहीं है और उसके प्रेजेंट बॉडी के साथ ये वैसे भी क्वेश्चन से बाहर है। उसकी दुखद स्थिति देखकर सारिया बताती है कि वो कितनी जल्दी हार मान लेता है, भले ही एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में पूरे 9 महीने बाकी हैं। फिर से अपनी एबिलिटीज में अंडर कॉन्फिडेंट होने के कारण ग्रे सोचता है कि उतना समय भी उसके लिए काफी नहीं होगा। उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करने के बावजूद सारिया भी इस बात से सहमत है कि बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देती है। सोर्ड मास्टर चाहती है कि वो आने वाले 9 महीनों के लिए उस पर भरोसा करे, क्योंकि इस दौरान वो उसे हेलन बैक से गुजरने पर मजबूर करने वाली है। हाँ, कुछ ऐसा लगता है कि वो डेविड गॉगिंस को हायर करेगी और इस लड़के से 3 अल्ट्रा मैराथन दौड़वाएगी और 6000 पुलअप्स करवाएगी। खैर, ग्रे मानता है कि हालांकि वो सफर नहीं करना चाहता, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है।
खुद को तैयार घोषित करते हुए वो उम्मीद करता है कि स्वॉर्ड मास्टर उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। सारिया को उसका दृढ़ निश्चय पसंद आता है। पहले तो आप लोगों को शायद लगता होगा कि ये एक अच्छा संकेत है कि वे एक पॉजिटिव नोट पर शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वर्जिल्स डॉटर आधिकारिक तौर पर उसकी हेलिश ट्रेनिंग की शुरुआत की घोषणा करती है, माहौल तुरंत पूरी तरह से डर में बदल जाता है। ग्रे के दर्दनाक ट्रायल शुरू हुए। उसने गोकू की तरह ट्रेन किया और ईमानदारी से उसके जैसा खाया भी। वो सच में उसे बल्किंग फेज से गुजार रही है। उसे कुछ क्वेश्चनेबल फूड से भी निपटना पड़ा, लेकिन उसकी शिक्षिका अटल थी और उसे सब कुछ करवाती रही। उनके तलवारों के डुएल्स भी वैसे ही चलते रहे जिसका लक्ष्य उसकी टेक्निक्स को निखारना था। और फिर 8 महीने ऐसे ही बीत गए। ग्रे को बधाई कि उसने उस लंबी ट्रेनिंग के बाद अपना श्रेडेड बॉडी कमा लिया है। यहां तक कि सारिया भी उसके फिजिक की तारीफ कर रही है। अब जब वे यहां तक आ गए हैं तो उसके पास उसे देने के लिए अपने आर्सेनल में कुछ भी नहीं बचा है। वो अब वास्तविक दुनिया में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका इजी गोइंग एटीट्यूड ग्रे को भ्रमित करता है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में अभी भी पूरा 1 महीना बाकी है। वर्जिल्स डॉटर हमारे लड़के को याद दिलाती है कि उसे प्रवेश परीक्षा के स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा करनी होगी, इसलिए उसे जल्दी निकलना होगा। ग्रैटिट्यूड के अंतिम प्रतीक के रूप में सारिया उसे पैसों का एक बैग देती है, जिससे उसे एक इजी गोइंग ट्रिप सुनिश्चित होती है और महीने भर के उसके खर्चों का ध्यान रखा जाता है। अब ये एक असली शिक्षिका है। जहां तक हमारे लड़के की बात है, उसे इतनी जल्दी निकलने का विचार अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसका फोर्सफुल अप्रोच उसे उदास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शिक्षिका उसे बोझ समझकर दूर धकेल रही है। उसके जवाब पर मुस्कुराते हुए वो सोचती है कि वो स्थिति को जटिल बना रहा है। अचानक ग्रे एक ओगर्स नेस्ट के पास होने की अफवाह उठाता है, जिससे सारिया का ध्यान आकर्षित होता है। वो ये भी बताता है कि सुरक्षा गार्डों की कमी के कारण गांव पूरी तरह से असुरक्षित है। स्वॉर्ड मास्टर घोंसले के अस्तित्व के साथ साथ हाल ही में उसकी खोज की पुष्टि करती है। उसी समय वो उस पर मुस्कुराती है, मानते हुए कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर सबसे बुरा होता है तो उन्हें मदद के लिए रॉयल कैपिटल पर निर्भर रहना होगा। हालांकि ग्रे चिंतित है। वो सोचती है कि उसका एकमात्र ध्यान बिना किसी भटकते विचार के अपनी परीक्षा देने पर होना चाहिए। उसके दिमाग में वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसकी शिक्षिका उससे झूठ बोल रही है, उसे शांत कर रही है ताकि उसे चिंता न हो। रॉयल कैपिटल कभी भी एक छोटे से गांव में मदद नहीं भेजेगा, और जब गांव पर ओगर्स द्वारा छापा मारा जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा तो इससे अनिवार्य रूप से सारिया की क्रूर मौत होगी। उसके मूल जीवन में उसने सीखा कि वो अकेले लड़ाई लड़ते हुए मर गई थी। खैर, वो उसे ये सब नहीं बताता है और बस स्थिति को स्वीकार करता है। अपनी शिक्षिका को इस दौरान उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। ग्रे तुरंत निकलने की योजना बनाता है, जिससे सारिया मुस्कुराती है। वो और उसकी 2 बड़ी पर्सनालिटीज उसे पास होने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। कुछ दिनों बाद हमें उसका एक दृश्य मिलता है जिसमें वो नेस्ट तक पहुंचने के लिए खतरनाक रास्ते से गुजर रही है। यहाँ मनुष्यों के कंकाल के अवशेष चेतावनी के रूप में पेड़ों पर भयानक रूप से लटके हुए हैं। सारिया स्काउट से मिली जानकारी का उपयोग करके नेस्ट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आगे खून का निशान देखते हुए वो जानती है कि आगे खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, स्वॉर्ड मास्टर अपने शिष्य की परिचित आवाज से चौंक जाती है। पेड़ की डाली पर बैठा वो सवाल करता है कि उसकी प्यारी मास्टर इतनी रात को कहां जा रही है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए उत्सुक है? उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।